हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। लास्ट टॉपिक जो हमने क्लास 10th का किया था, हिस्ट्री का लेसन था नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब आपने अभी तक ये देखा था कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किए कंट्रीज़ ने, एक दूसरे को फ्री किया, वर्ल्ड वॉर्स हुई। मतलब ये है कि उसके बाद कंट्री एक नई पोजीशन पर आ चुकी थी। सारी कंट्रीज़, वर्ल्ड एक नई पोजीशन पे खड़ा था। पूरे वर्ल्ड को चलना था, अपनी इकनॉमी को स्टेबल करना था, अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ को स्टेबल करना था। मतलब बहुत से नई चीज़ें थी जिससे जो एक ग्लोबल वर्ल्ड जो है बन रहा था। एक अकेली कंट्रीज तो वो बन नहीं सकता, सबको साथ होना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले था ट्रेड। ट्रेड के बारे में समझेंगे। ट्रेड क्या है? कुछ भी खरीदना या बेचना, गुड्स को एक्सचेंज करना, चाहे वो लोगों के बीच में हो, चाहे फर्म्स के बीच में हो, चाहे कंट्रीज़ के बीच में हो, उसे हम कहते हैं ट्रेड। ठीक है। ट्रेड जो है ट्रेड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पूरे वर्ल्ड को एक इकट्ठा कर दिया, एक रिलेशन बांध दिया कंट्रीज़ के बीच में। ट्रेड होना भी ज़रूरी है, जिससे एक फॉरेन रिलेशंस बने रहते हैं। इसके बाद है ग्लोबल इंटरकंटिनेंस। एज अर्ली एज 3000 BC, मतलब बिफोर द क्रिश्चियन एरा, एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो प्रेजेंट डे का वेस्ट एशिया है। तो ट्रेड माइग्रेशन जो था, लोगों का मूवमेंट थी कैपिटल, गुड्स, आइडियाज़ और इन्वेंशंस की, जिससे हेल्प हुई एक ग्लोबल वर्ल्ड को क्रिएट करने की एशियन टाइम से। मतलब पुराने समय में भी एक ग्लोबल वर्ल्ड क्रिएट किया गया, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ एक इधर से उधर मिक्स नहीं होते हैं, रिलेशन मेंटेन नहीं करते, तो तब तक एक वर्ल्ड नहीं बनता। फिर है क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो एक एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने डिस्कवर किया पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका का। उन्हें सी रूट, वहाँ तक का वो सी रूट पर वो गए थे और वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी किया, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट को फाइंड आउट किया। दूसरी बात, सी रूट क्रिएट किया, क्योंकि पुराने समय के लोगों का जो मानना था वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। फिर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुई थी, जिससे पूरा वर्ल्ड जो था उसके अंदर एंगेज था। वॉर हुई थी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक के बीच में। एक अनप्रेसिडेंट एक्सटेंड था, जो चीज़ फैल रही थी, उसका जो पूरा नेचर था उसको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें लोग खुश नहीं थे। देखा जाए तो पुराने समय में जो लोगों का मानना था कि जितना दिख रहा है उतनी ही दुनिया है, आगे रास्ता ही नहीं है। जो अलग अलग एक्सप्लोरर्स हुए, उन्होंने जो कंट्रीज़ के सी रूट्स निकाले, उससे आपस में लिंक बने। चटनी म्यूज़िक जो पॉपुलर था त्रिनिडाड में, गुआना में, क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन था। पोस्ट इंडेचर एक्सपीरियंस था। एग्जाम्पल है ये कल्चर ऑफ फ्यूजन का, कैरिबियन आइलैंड्स और इंडिया के बीच में, मतलब इन दोनों के कल्चर का जो फ्यूजन है वो एक म्यूज़िक है ये। फिर है रोल ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट ने भी ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में बहुत हेल्प की। रूट्स जो जिसमें कार्गोज कैरिड करते थे चाइनीज सिल्क को वेस्ट तक, उन्हें सिल्क रूट्स कहा जाता था। हिस्टोरियंस ने कई सारे सिल्क रूट्स डिस्कवर किए थे, बाय लैंड, बाय सी। वास्ट रीजन था एशिया का, कनेक्टिंग एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। पॉटरी जो थी चाइना की, टेक्सटाइल और स्पाइसेस थे इंडिया के, साउथ एशिया के, जो सब लोग ट्रैवल कर रहे थे सेम रूट से। रिटर्न में उन्हें प्रीशियस मेटल्स मिल रहे थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो यूरोप से एशिया तक जा रहे थे। और कल्चरली बुद्धिज़्म भी मर्ज हुआ ईस्ट इंडिया में और स्प्रेड हुआ कई डायरेक्शंस में सिल्क रूट के थ्रू। इंडेंचर्ड लेबर जो थी वो बाउंडेड थी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि वो एक एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर रही, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और उस पैसेज ऑफ टाइम के लिए जो कंट्री है उसे पे करेगी। नई कंट्री है जिसका नया घर जो भी बनेगा, जहाँ जाके वो काम कर रहे हैं। आज भी ऐसा होता है कि लोग बाहर जाके काम करते हैं, तो जितने टाइम के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने टाइम के लिए वर्क करते हैं, फिर उन्हें पे करती है कंट्री। रीजंस वाई, क्यों डिस्क्राइब किया जाए एक न्यू सिस्टम, और जिसने डिस्क्राइब किया, क्यों डिस्क्राइब किया एक नए सिस्टम ऑफ स्लेवरी को। कई माइग्रेंट्स ने एग्री किया कि वो पॉवर्टी से बचने के लिए अपने होम विलेजेस को छोड़कर दूसरे काम में, उनसे चीटिंग हुई। उन्हें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी एजेंट्स ने, उनके डेस्टिनेशंस के बारे में, ट्रैवल मोड्स के बारे में, नेचर ऑफ वर्क के बारे में, वर्किंग कंडीशन। कई बार माइग्रेंट्स को बताया ही नहीं गया कि वो लॉन्ग सी जर्नीज़ पे जा रहे हैं। टास्क जो उन्हें अलॉट कर रहे हैं वो प्लांटेशन एक्सट्रीमली हैवी, और जो एक दिन में कंप्लीट नहीं होती तो उनको मारा जाता था, फिर जेल हो जाती थी, डिडक्शन होती थी उनके वेजेस के अगर वर्क अनसेटिस्फैक्ट्री था। लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श थी। कोई कुछ ही लीगल राइट्स थे जिससे वो जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर आया, इसके बाद आया कॉम लॉज। कॉम लॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए ब्रिटेन में 1804 में, जब लैंड ओनर जो डोमिनेट कर रहे थे पार्लियामेंट को, उन्होंने सॉर्ट किया कि वो अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करें। एक उन पर ड्यूटी इम्पोज हो रही थी इम्पोर्टेड कॉम की, इम्पोर्टेड कॉम पर, तो इससे एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश वीट फार्मिंग का और हाईब्रिड प्राइजेस का। अफेक्ट्स क्या हुए जब अबॉलिशन हुआ कॉर्न लॉज का? तो कॉर्न लॉज का जब अबॉलिशन हुआ तो इसमें ये अलाउ किया गया मर्चेंट्स को कि इंग्लैंड जो है इंपोर्ट करेगा फूड ग्रेन्स अब्रॉड से लोअर कॉस्ट पर। इससे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में।
और इसकी वजह से रिज़ल्ट हुआ, राइज़ हुआ प्रॉस्पेरस कैपिटलिस्ट क्लास में अर्बन एरियाज़ में। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी रूरल सेक्टर की उसे फोर्स किया गया, मूवमेंट जो था लेबर का एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे उसे लाया गया। यूरोपियंस जो थे मेन अट्रैक्ट हुए अफ्रीका की तरफ, क्यों? क्योंकि अफ्रीका एक बहुत बड़ा रिसोर्स था लैंड और मिनरल्स का। यूरोपियंस जो अफ्रीका आए इस होप में कि वो इस्टेब्लिश करेंगे प्लांटेशन और माइंस जिससे क्रॉप्स और मिनरल्स को प्रोड्यूस कर सके और यूरोप एक्सपोर्ट करेंगे। लॉस हुआ कैटल का, कैटल डिजीज़ का डिस्ट्रॉय किया उन्होंने अफ्रीकन लिवलीहुड्स को। प्लांटर्स, माइन ओनर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो सक्सेसफुली मोनोपलाइज कर रही थी, स्केयर कैटल रिसोर्सेज रह गए थे अफ्रीकन्स रह गए थे, जिससे फोर्स हो रहा था अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट में। अफ्रीकन कंट्रीज जो है मिलिट्री वीक थी और बैकवर्ड थी, तो वो पोजीशन में ही नहीं थे कि मिलिट्री अग्रेशन को रेजिस्ट कर सके जो यूरोपियन स्टेट्स उन पर कर रही थी। फूड ऑफर्स भी कई सारे एग्जांपल्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस के कल्चरल एक्सचेंज के। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो थे इंट्रोड्यूस करते थे फूड क्रॉप्स लैंड्स में जहाँ वो ट्रैवल करते थे। कई सारे कॉमन फूड्स हैं जैसे पोटैटो, मीज़, सोया, ग्राउंडनट्स, टमाटो, चिलीज़ और स्वीट पोटैटोज जो अमेरिका से आती थी। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स जो है ट्रैवल हुई वेस्ट से चाइना में और वो बन गई वहाँ स्पेगेटी और परत। जो अरब ट्रेडर्स थे वो पास्ता लेके गए। फिर सेंचुरी में सिसिली में जो आइलैंड है इटली की। इंडियन रोटीज़ जो है टोटेलास बन गई मैक्सिको, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में सॉरी। यूरोप जो है, यूरोप के जो पुअर पीपल थे वो कुछ अच्छा खाने लगे, काफ़ी लंबा जीने लगे। इंट्रोडक्शन हुआ जब पोटैटो का। इकोनॉमिक इफेक्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ब्रिटेन पर। फाइनेंस वॉर जो था एक्सपेंडिचर ब्रिटेन को बोरो करना पड़ा यूएसए से। इसकी वजह से हुआ कि एंड हुआ वॉर का, ब्रिटेन पे बर्डन हो चुका था बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डेब्ट्स का, बहुत बाहर का कर्जा हो चुका था। वॉर ने डिस्टर्ब कर दिया था ब्रिटेन की पोजीशन को, डोमिनेंस को इंडियन मार्केट में। इंडिया जो था नेशनलिस्ट मूवमेंट जब वहाँ स्टार्ट हुआ, स्ट्रेंथ आई, एंटी ब्रिटिश फीलिंग आई, तो उससे जो कॉमन मैन लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। प्रमोशन हुआ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है नेशनल लीडर्स के लिए जिसमें एडवर्सली उन पर अफेक्ट हुआ इंडस्ट्रीज़ का ब्रिटेन में। वाइड स्प्रेड हुआ, इंक्रीज़ हुई अनएम्प्लॉयमेंट, कपल्ड विद डिक्रीज़ हुआ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई। जो कॉटन का एक्सपोर्ट था ब्रिटेन से वो ड्रामेटिकली फेल हो गया था। अनेबल हो गए थे मॉडर्नाइज करने के ब्रिटेन के लिए डिफ़िकल्ट था यूएस, जर्मनी और जापान का इंटरनेशनल कंप्लीट करना। फिर आया रिंटरपेस्ट कैटल प्लेग आया, वायरल डिजीज़ था कैटल डोमेस्टिक बफेलो पर। ओपीएम ट्रेड डेवलप हुआ 18th और 19th सेंचुरी में। ग्रेट ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया ओपीएम को, जो इंडिया में ग्रो होती थी चाइना तक। ग्रेट डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक सिचुएशन थी जो थी पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट, उसमें उन्होंने वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया। कास्ट ऑफ डिक्लाइन आया प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम और ट्रेड में। मतलब 1929 के अराउंड ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था, 1930s के मिड तक रहा। ग्रेट डिप्रेशन जब यूएस में आया 29 से 30 के बीच में, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हुई, एग्रीकल्चर प्राइजेस फॉल हो गए, बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी प्राइजेस जो इतनी ज़्यादा डाउन आ चुकी थी। एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। इस सिचुएशन को पूरा करने के लिए फार्मर्स जो है लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस जो है मार्केट तक लाते और अपनी स्मॉल इनकम को मेंटेन कर रहे थे। एक्सेसिव सप्लाई जो थी वो सोल्ड नहीं हो रही थी क्योंकि बायर्स की कमी थी, फार्म प्रोड्यूस ख़राब हो रहा था। यूएस का लोन क्राइसिस आया मिड 19th से, कई कंट्रीज़ ने फाइनेंस किया अपने इन्वेस्टमेंट को थ्रू लोन्स के थ्रू यूएस से। ओवरसीज़ लेंडर्स जो थे पैनिक हुए फर्स्ट, मतलब उनको साइन हुआ ट्रबल। कंट्रीज जो डिपेंड थे क्रूशली यूएस लोन्स पर, उन्हें भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने पड़े विड्रॉल की वजह से यूएस लोन्स के, जिसकी वजह से कई सारे बैंक्स जो मेजर बैंक्स थे वो फेल हो गए, कोलैप्स हो गई करेंसी। एनआईईओ एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वेस्ट और जापान में, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया गया। पॉवर्टी का लैक ऑफ डेवलपमेंट थी इन कंट्रीज़ में। अलग तो एक नई नीड स्टार्ट हुई डेवलपिंग नेशंस की, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया G77 ग्रुप में, डिमांड की नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, जैसे एनआईईओ की। इसका मतलब था एक सिस्टम जो कंट्रोल दे पूरे नेचुरल रिसोर्सेज पर, डेवलपमेंट असिस्टेंस पे, फेयर प्राइसेस पे, रॉ मटेरियल्स पर, बेटर एक्सेस कर सके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर डेवलपमेंट मार्केट्स में। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट क्या था कि टायर जो था मेन एम था इसका कि पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसे प्रिजर्व किया जा सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, वॉर के बाद जो भी नुकसान होता है इकोनॉमिकली उसको स्टेबल किया जा सके। फुल एम्प्लॉयमेंट हो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, एक फ्रेमवर्क था स्कीम का जो प्रिपेयर किया गया। फेमस इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स ने डायरेक्ट किया प्रिपरेशन को फ्रेमवर्क के, उन्होंने एग्री किया कि यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर में, यूएसए में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक सेटअप किए गए। आईएमएफ को सेटअप किया गया कि डील करने के लिए एक्सटर्नल सरप्लस को, जो बाहर का जितना भी है डेफिशिएट जो थे इसके मेंबर नेशंस थे। वर्ल्ड बैंक को फाइनेंस करना था पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब वॉर के बाद की जो रिकन्स्ट्रक्शन होती है उसके लिए फाइनेंस करना था। ये रेफर्ड किए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने, और समटाइम्स ब्रिटेन वुड्स ट्विंस ने। डिसीजन मेकिंग जो थी इंस्टीट्यूशन की वो कंट्रोल की वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स ने, यूएस ने इवन की
यूएस के पास वेटो था, की डिसीजंस का मतलब मेन था। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिस्टम जो है ऑफन डिस्क्राइब किया ब्रेटन वुड सिस्टम ने। इस तरह से जो है ग्लोबल वर्ल्ड क्रिएट हुआ, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर वॉर होती है तो उसके बाद इकोनॉमिकली उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, चाहे वो कितनी भी वीक हो, फ़र्क हर कंट्री पे पड़ता है उस बात का। तो उसके बाद स्टेबल होना बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ इस लेसन की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। साथ ही इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं फिर बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स को रीड करके इन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि आंसर्स फ्रेम करना आपके ऊपर है कि आप कितना टॉपिक को समझ के लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा जजमेंट होता है कि आप लोगों को टॉपिक्स की कितनी ज़्यादा नॉलेज है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।